हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव की आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर स्क्रीनिंग टेस्ट के पहली यूनिट के पहले टॉपिक, यानी कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो हमारा पहला भाग है, राधा कृष्णन आयोग, या फिर इसे हम जो दूसरे नाम से जानते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में। सेशन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज रहेगी वो रहेगी आवश्यकता, यानी कि इस आयोग के गठन की आवश्यकता आखिर हमें क्यों पड़ी। उसके बाद भारत सरकार ने किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और किन कार्य क्षेत्रों के लिए इस आयोग का गठन किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो तीसरी चीज रहेगी वो होगी आयोग का परिचय, यानी कि ये आयोग कब बना था, कब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कौन कौन से सदस्य इसमें थे, कौन इसके अध्यक्ष थे, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आयोग के परिचय में। उसके बाद आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें क्या मुख्य सिफारिशें थी जो भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए दी गई थी, वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आयोग के जो एक महत्वपूर्ण सदस्य जो कि आयोग का अध्यक्ष होता है और जो कि हमारे देश के बहुत एक महान विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रीफ में हम जो है डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और एंड में जो हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी सेशन का, वो रहेगा QIP, यानी कि क्वेश्चन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। उसमें हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके आने के चांसेस एग्जाम्स में ज्यादा हैं। अब अगर हम इसके सबसे पहले टॉपिक आवश्यकता को डिस्कस करें तो पहले हम समझेंगे आवश्यकता क्या है। अब हमने किसी आयोग का गठन किया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे आवश्यकताएं रही होंगी। वो क्या थी? आवश्यकता थी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की। अब सुधार की आवश्यकता है, यानी कि कुछ ना कुछ समस्याएं उस समय पर भारत की शिक्षा व्यवस्था में रही होंगी, जिसमें सुधार के लिए सुझाव हेतु इस आयोग को गठित किया गया। तो आइए जान लेते हैं वो समस्याएं किस प्रकार की थी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आयोग है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पहला आयोग है, पहला शिक्षा आयोग है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से हम थोड़ा सा अगर पहले जाएं तो थोड़ा सा पीछे जाकर हम क्या देखते हैं, 1947 से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बैक में जाते हैं तो उस समय पर क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी देश में, तो जाहिर सी बात है जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो अंग्रेजों की पक्षधर होगी, यानी कि वो ऐसे नागरिक प्रोड्यूस करने का कार्य करेगी जो उनके लिए काम करे। उस समय पर तत्कालीन भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो यहां पर प्रशासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो उनको अपने लिए कामगार चाहिए थे, उन्हें ऐसे नागरिक प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं थी जो देश के राष्ट्रीय विकास में जो है अपना योगदान दे सके। उन्हें बस ऐसे लोगों को तैयार करना था जो उनके अपने निजी हित को पूरा कर सके। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो शिक्षा का स्तर था वो इस प्रकार का था कि वो केवल एक क्लैरिकल वर्कफोर्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये एक समस्या भारत की उस समय पर थी। दूसरा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी तो जाहिर सी बात है जो उनका भाषा का चयन होगा वो अंग्रेजी माध्यम होगा। तो उस समय पर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी अंग्रेजी भाषा में दी जाती थी। और क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दी जाती थी तो जो भारतीय भाषाओं का महत्व था वो यहाँ पर काफी कम था। भारतीय भाषाओं को काफी कम यहाँ पर वैल्यू दी जाती थी। तो इस कारण से आयोग के गठन की आवश्यकता हमें एक महसूस हुई। दूसरी बात जो है वो है शैक्षिक असमानताएं, क्योंकि भारत जो है विविधता का देश है, आज से नहीं पहले से ही। आज तो फिर भी शिक्षा का स्तर कुछ हद तक इतना चला गया है, हमने इतना उठा लिया है विभिन्न प्रयासों से कि जो ये असमानताएं हैं कुछ हद तक कम हुई है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि खत्म हो गई हैं, लेकिन काफी हद तक अगर हम पुराने परिप्रेक्ष्य की तुलना में यहाँ पर देखें तो आज हमारी स्थिति काफी ठीक है। लेकिन अगर हम उस समय की बात देखें तो उस समय पर इतनी अधिक असमानताएं हमारे देश में व्याप्त थी, चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव का आधार हो, या फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का। ये तो खैर क्षेत्रीय एक प्रकार की असमानता है, इसको हम ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड तो नहीं कह सकते। दूसरा प्रदेशों के मध्य है। तो ये सारी शैक्षिक असमानताएं जो हैं उस समय हमारे देश में व्याप्त थी। अगर इसको हम थोड़ा सा व्यापक रूप से समझेंगे तो जो जातिगत आधार है, यानी कि देश में
जाति के आधार पर दो वर्ग माने गए थे, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई वर्ग निम्न है कोई उच्च है, लेकिन अब उनके लिए हम कहेंगे सो कॉल्ड जो उच्च वर्ग अपने आप को समझते थे, वो ये सोचते थे कि जो निम्न वर्ग है वो किसी जो एक निम्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए ही बना है, तो उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। या फिर कभी वो स्कूल भी आएंगे तो उनके संग ऐसा भेदभाव किया जाएगा, उनको अपने साथ नहीं बैठने दिया जाएगा, या वहां पर जो पानी की व्यवस्था है तो उनको पानी नहीं पीने दिया जाएगा। तो कई तरीके से भेदभाव होता था। तो इस तरीके से जो निम्न वर्ग है उसमें से अधिकांश जो बच्चे थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। दूसरा, स्त्री पुरुष की असमानता की बात करें, वो तो काफी हद तक आज भी हमारे देश के जो दूरस्थ क्षेत्र, रिमोट एरियाज में आज भी खत्म नहीं हो पाई है, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो स्त्री पुरुष की जो असमानता थी उसका शिक्षा पर भी काफी ज्यादा प्रभाव था। स्त्रियां स्कूल नहीं जा पाती थी। अगर आप अपने ही खुद के घर के एग्जांपल्स देख लें, आपने देखा होगा कि जो आपके जो 90s या 80s के जो किड्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपके जो फादर की एजुकेशन और मदर की एजुकेशन है उसमें आपको खुद ही एक डिफरेंस दिखाई देगा कि उस टाइम पर जो है किन बच्चों को जो है स्कूल भेजा जाता था और किन बच्चों को लड़कों को भेजा जाता था, और लड़कियों को जो है विद्यालय में शिक्षा की जो ग्रहण करने की जो परमिशन थी वो काफी कम रहती थी। दूसरा, क्योंकि देश जो है आजादी से पूर्व अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, तो हर प्रांत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती थी, तो इस कारण से अलग अलग प्रदेशों के मध्य जो है शिक्षा के जो लेवल है उसमें काफी अंतर रहता था, क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस को रन करता था, या स्कूल की अगर व्यवस्था करे तो वहां पर भी जो है सारी चीजें अपने अनुसार प्रदेशों के द्वारा की जाती थी। तो इस तरह की शैक्षिक कई प्रकार की असमानताएं हमारे देश में उस समय पर व्याप्त थी। इसके अलावा अगर हम तत्कालीन भारत में साक्षरता की बात करें तो उस समय पर जो भारत की साक्षरता दर थी वो थी 14%, जो कि आज के समय में जो हम साक्षरता दर की बात करें उसकी तुलना करेंगे तो ये काफी कम है। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर की, तो वो कितनी है? वर्तमान में भारत की साक्षरता दर है 74.04%। इसमें भी अगर हम पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, पुरुष यानी कि मेल जो इसकी साक्षरता दर है वो है 82.14%, 82.14, और जो फीमेल्स के साक्षरता दर है वो है 65.46, 65.46% यहां पर हमारी फीमेल लिटरेसी रेट है, और जो 82.14 है वो हमारा मेल लिटरेसी रेट है। तो वर्तमान में भी अभी जो हमारा टारगेट है 100% लिटरेसी रेट का वो तो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उस समय के हिसाब से तुलना करें तो ये हमारा फार बेटर है। और उस समय की जो साक्षरता दर थी वो बेहद ही कम थी। इसमें भी अगर हम एक डाटा देखते हैं, उस समय जो देश में विश्वविद्यालयों की संख्या थी वो थी 17, 636 महाविद्यालय थे, और उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो था 2,38,000। उसके अलावा 12,883 जो माध्यमिक स्कूल थे, यानी कि 6 से 12 तक के जो विद्यालय हुआ करते थे, उसमें जो छात्र संख्या थी वो थी 2 मिलियन। और उसके बाद जो प्राथमिक विद्यालय थे देश में वो थे 1,72,681, जिसमें पढ़ने वाले जो छात्रों की संख्या थी वो थी 14 मिलियन। अब इस डाटा को अगर हम उस समय की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें, जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उस हिसाब से देखें, तो 3 में से केवल एक छात्र ऐसा था जो प्राइमरी एजुकेशन ले पाया, 11 में से केवल एक छात्र ऐसा था जो मिडिल एजुकेशन ले पाया, यानी 6 से 12 तक की शिक्षा जिसने ग्रहण की। और उसके बाद अगर हम विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे देश के बच्चे पहुंचे थे, वो उस समय पर 20 में से केवल एक वहां पर पहुंचा। ये हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की बात हो रही है। 20 में से एक यानी 5% से भी कम जो छात्र थे वो विश्वविद्यालय की शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे। अगर हम आज से तुलना करेंगे तो सोचिए 100 में से केवल 5 छात्र ऐसे हैं जो कॉलेज एजुकेशन जो है रिसीव कर रहे हैं, तो अगर उस हिसाब से डेटा देखें तो काफी कम था। तो शिक्षा की व्यवस्था कुछ ऐसी थी, तो जिसके बाद आवश्यकता महसूस की गई 2 समितियों के द्वारा। पहला मैं नाम लिखूंगी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड,
जिसे हम इन शॉर्ट कैप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और दूसरी एक और हमारी बोर्ड है, वो है अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, यानी कि आपका इंटर यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड। तो ये दोनों जो हमारे बोर्ड थे, इन्होंने भारत सरकार को एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया? उन्होंने कहा एक ऐसी जो परिषद है उसका गठन किया जाना चाहिए, जिसको उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद। तो इन दोनों ने क्या कहा? एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद का गठन किया जाए, जो क्या करेगा? जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं उसका पता लगाएगा और भारत सरकार के समक्ष उसमें उपयुक्त सुझावों को प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार इन दोनों की जो सलाह थी वो भारत सरकार को दी गई थी और उसके बाद जो देश का पहला शिक्षा आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका गठन किया गया। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का ही क्यों गठन किया गया? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि उस समय यह माना गया था, क्योंकि जो देश था अभी अभी अंग्रेजों के चंगुल से हमारा आजाद हो रहा था, तो भारत में विकास के पथ पर ले जाने के लिए हमें कुशल नागरिकों की आवश्यकता थी, हमें कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी, हमें कुशल प्रशासन की आवश्यकता थी और हमें उपयुक्त कामगारों की देश के विकास के लिए आवश्यकता थी। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह समझा गया कि विश्वविद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जो हमें इस प्रकार के कुशल नागरिक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे पहला आयोग हमारा बना था वो बना था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम इसके जो अध्यक्ष रहे राधा कृष्णन जी, उनके नाम पर भी राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बाद हम इसका जो अगला पॉइंट रहेगा, इसके क्या उद्देश्य थे और क्या इसके कार्यक्षेत्र रहे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 4 नवंबर 1948 को आयोग के गठन के बाद भारत सरकार ने कुछ संस्तुतियां देने का कार्य इस आयोग को सौंपा था। तो इस आयोग के क्या उद्देश्य थे, क्या कार्यक्षेत्र उसके रहे, वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो जो पहला उद्देश्य इस आयोग का था वो था भारत के विश्वविद्यालय संगठन और संचालन की रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के समक्ष प्रस्तुत करना। दूसरा था आवश्यक परिवर्तन के लिए सुझाव, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन से ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसकी संस्तुति देने का कार्य भारत सरकार ने आयोग को सौंपा। तीसरा था विश्वविद्यालय शिक्षा व अनुसंधान के क्या उद्देश्य होंगे और विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था कैसी हो। अगर हम वित्त व्यवस्था की बात करें तो जो हमारा तत्कालीन भारतीय व्यवस्था थी, हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जो बात कर रहे हैं, उस समय पर जो राष्ट्रीय आय थी उसका केवल आधा प्रतिशत जो था वो शिक्षा पर खर्च किया जाता था। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने आयोग को कहा कि वित्त व्यवस्था किस प्रकार की रखी जाए कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें हमारा सुधार लाया जा सके। उसके बाद विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में संस्तुति देने का कार्य जो है भारत सरकार ने इस आयोग को सौंपा था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानक क्या होने चाहिए, यानी कि जो शिक्षा है उसकी अवधि कैसी हो और कितने वर्षों के अध्ययन के बाद जो है विश्वविद्यालय में छात्र हैं प्रवेश ले सकते हैं। तो विश्वविद्यालय के प्रवेश मानकों के संबंध में संस्तुति देने का कार्य जो है वो सरकार ने इस आयोग को सौंपा। इसके बाद विश्वविद्यालय में शिक्षण का माध्यम व अवधि क्या रहेगी। शिक्षण का माध्यम से तात्पर्य यहाँ पर वहां पर शिक्षण की भाषा का माध्यम क्या रहेगा और कितने कितने वर्ष की शिक्षा जो है स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यों के लिए रहेगी, ये इसका एक उद्देश्य था। इसके अलावा भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन और जो अलग अलग विविध कलाएं हैं उनका उच्च अध्ययन से संबंधित जो उद्देश्य हैं वो भी इसकी संस्तुतियों में निहित थे।
और अंत में जो अध्यापकों की योग्यता, क्या सेवा शर्तें उनकी होंगी, उनको किस प्रकार से वेतन दिया जाएगा और क्या अध्यापक के कार्य होंगे, ये उद्देश्य निर्धारित करने का कार्य भी आयोग को सौंपा गया था। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आयोग ने जो है शिक्षा के कार्य को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का कार्य ऐसे नागरिक उत्पन्न करना होना चाहिए जो कि देश के विकास में अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके, और विश्वविद्यालय की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि एक कुशल प्रशासक और एक उपयुक्त कामगार देश को दे सके। ये थे हमारे आयोग के कुछ उद्देश्य और उसके कार्य क्षेत्र। आयोग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसका हम परिचय जान लेते हैं। इस आयोग का नाम था राधाकृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस आयोग का गठन जो था वो हमारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं थी उनका विश्लेषण करने और उनमें सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित है इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी है। और जैसा कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इसका गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को हुआ था। उसके बाद जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भारत सरकार के समक्ष, वो 747 पृष्ठों की 15 अध्यायों में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके लिए जो उनको समय लगा था वो 9 महीने का समय लगा था। अगर हम रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की डेट देखें तो वो है 25 अगस्त 1949, जो हमें याद रखनी है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चाहे इसके गठन की बात करें या फिर इसके जो इसने रिपोर्ट सौंपी थी वो किस डेट को सौंपी थी, ये दोनों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसके बाद अगर हम सदस्यों की बात करें तो इस आयोग में 10 सदस्य थे, जिसमें से 6 हमारे भारतीय थे और 4 विदेशी थे। तो ये 10 सदस्य कौन कौन से थे, इनके नाम चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन वैसे नाम पूछे नहीं जाते। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहेगा वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहेगा, क्योंकि यही इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम से जो आयोग है वो जाना भी जाता है। तो जो इसके 10 सदस्य थे, एक बार इनको हम देख लेते हैं। जो पहले सदस्य थे, जो इसके अध्यक्ष भी थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे थे डॉक्टर ताराचंद। तीसरा सर जेम्स एफ डफ। चौथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। पांचवें डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन। छठे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं, इनके बारे में आप अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में जो अगला आयोग हमारा होगा वो होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम इन्हीं के नाम से मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद जो हमारे अगले इसके सदस्य थे वो है डॉक्टर मेघनाथ साह, डॉक्टर कर्म नारायण, डॉक्टर जॉन जे टाइगर और अंत में जो लास्ट हमारे इसके मेंबर हैं डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत। तो 10 सदस्यीय जो समिति थी, इसके बारे में हमने एक संक्षिप्त रूप में जाना। इसके बाद इस आयोग ने रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो आयोग के गठन के बाद अब आयोग ने अपना कार्य शुरू किया। तो आयोग ने क्या किया, लगभग 600 शिक्षा शास्त्रियों को कुछ प्रश्नावली भेजी। ये प्रश्नावली जो थी वो उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थी। तो इसी तरीके से जो प्रश्नावली ली गई और कुछ साक्षात्कार लिए गए और उनसे जो डेटा कलेक्ट हुआ, जो सूचनाएं उन्होंने संकलित की, उसके आधार पर जो आयोग के सदस्य थे उन्होंने विचार विमर्श किया और उसके बाद शिक्षा में सुधार से संबंधित जो सुझाव थे वो भारत सरकार के समक्ष रखे, प्रस्तुत किए। तो जो उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किए वो हमारे शिक्षा के विभिन्न पक्षों, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य, परीक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर, छात्र कल्याण, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, इसके अलावा अर्थव्यवस्था और अध्यापक की सेवा शर्तें, इन सारे पक्षों से संबंधित जो सुझाव थे आयोग ने भारत सरकार के समक्ष रखे। अब इन सिफारिशों को अगर हम मेन कैटेगराइज करें तो हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला है हमारा वो है टीचिंग फैकल्टी यानी कि शिक्षण संकाय। दूसरा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। तीसरा है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसका संचालन एवं संगठन किस प्रकार का हो, उसकी संरचना कैसी हो। और जो चौथा है वो है लेवल ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का स्तर। यहां पर हम उच्च शिक्षा में स्तर की बात करेंगे। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। जो पहला पॉइंट है टीचिंग फैकल्टी यानी कि शिक्षण निकाय, यानी कि यहां पर जो रिकमेंडेशन दी गई हैं वो शिक्षक से संबंधित दी गई हैं।
तो जो सबसे पहली बात शिक्षण निकाय से संबंधित सिफारिशों में आयोग ने भारत सरकार के समक्ष रखी थी, वो ये रखा था कि शिक्षक को 4 श्रेणियों में बांटा जाए, यानी कि शिक्षक की 4 कैटेगरीज होंगी। वो 4 कैटेगरीज थी प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और चौथा प्रशिक्षक, यानी कि प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और ट्रेनर। तो ये 4 कैटेगरी उन्होंने कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षण कार्य की अवधि होगी वो अधिकतम 18 घंटे की होनी चाहिए। अब ये 18 घंटे आपके जो निर्धारित किए गए थे, ये एक हफ्ते में यानी कि सप्ताह में अधिकतम शिक्षक जो है 18 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त सेवा अवकाश की जो अवधि है, आयोग ने रिकमेंड किया कि उसे 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया जाए। अब इसका क्या कारण था? इसमें आयोग ने कहा कि समय समय पर जो टीचर्स हैं उनको शोध कार्यों में अपना समय देना चाहिए और नई चीजें जाननी चाहिए। तो ये जो 3 वर्ष हैं ये इस अवधि में जोड़े गए। तो ये 3 वर्ष का अवकाश शिक्षक एक साथ नहीं ले सकता, उससे वो 3 भागों में ले सकता। मतलब ये नहीं होगा कि एक बार आपने 2 वर्ष का अवकाश ले लिया, फिर 1 वर्ष का अवकाश ले लिया, या इकट्ठा आपने 3 वर्ष का अवकाश ले लिया। तो ये जो अवकाश था वो आपको 3 पार्ट्स में मिल सकता था, 1-1 वर्ष की अवधि के अंतराल में। तो इस तरीके से जो तीसरी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि 60 से 64 वर्ष सेवा अवकाश की अवधि को कर दिया जाए। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन पर आते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत क्या सुझाव दिए गए उसको जान लेते हैं। तो जो पहली बात आयोग ने कही थी वो ये कही कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। अब ये समवर्ती सूची क्या है? संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, आपको मालूम होगा कि जो कुल अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में कितनी है? 12, जिसमें से वर्तमान में जो मूल रूप में थी वो 8 थी, मूल संविधान में 8 थी, जो वर्तमान में है वो 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो आयोग ने कहा था कि जो उच्च शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा जाए। अब ये रिकमेंडेशन थी, ये तो हमारी 1949 में दे दी गई थी, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम लगा। 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो आप बताएंगे 1976 में, और पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको रखा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। दूसरा जो रिकमेंडेशन आयोग ने दिया था वो ये था कि विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, और वो आयोग क्या होगा? यूजीसी। अगर हम इसके यूनिफॉर्म जो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे हिंदी में बोला जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका क्या कार्य होगा? जो देश में विभिन्न विश्वविद्यालय हैं और उससे संबद्ध महाविद्यालय हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाना और समय समय पर आवश्यक अनुदान विश्वविद्यालयों को प्रदान करना। यूजीसी से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये यूजीसी एग्जिस्टेंस में कब आया? इसमें 2 डेट्स हैं आपकी, एक तो इसका अस्तित्व में आना है और एक इसको संविधान में कब इसको एक्सेप्ट किया गया। तो 28 दिसंबर 1953 इस डेट को यूजीसी अस्तित्व में आया, और 1956 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसको एक सांविधिक निकाय के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। तो ये हमारे दूसरे सुझाव हैं। दूसरा जो पॉइंट है इससे संबंधित रिकमेंडेशंस है। तो सिफारिशों के तीसरे भाग की तरफ हम आते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना एवं संगठन। तो इसके अंतर्गत क्या सिफारिशें आयोग ने रखी थी? उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की शिक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। जैसे कि हम आज देखते हैं जो स्कूली शिक्षा होती है आपकी 12 वर्ष की शिक्षा होती है और उसके बाद ही कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाता है।
तो 12 वर्ष की शिक्षा का जो शिक्षा की रिकमेंडेशन थी वो इस आयोग के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद जो उच्च शिक्षा के विषय में इन्होंने अवधि निर्धारित की थी, इन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर 3 वर्ष की शिक्षा, स्नातकोत्तर स्तर पर 2 वर्ष की शिक्षा और शोध के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की शिक्षा हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्नातक में कितने वर्ष होंगे? 3 वर्ष, स्नातकोत्तर में 2 वर्ष और शोध में कम से कम 2 वर्ष, यानी कि 3 या 4 या 5 वर्ष भी शोध के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे आज की शिक्षा व्यवस्था में भी हमने देखा है कि जो हमारा यूजी यानी कि जो स्नातक होता है वो 3 वर्ष का और पीजी हमारा स्नातकोत्तर 2 वर्ष का रहता है और शोध की अवधि तो न्यूनतम 4 वर्ष रहती है। इसके अलावा उन्होंने जो उच्च शिक्षा था उसके स्तर को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया। पहला था कला, दूसरा विज्ञान, तीसरा व्यवसाय एवं तकनीकी। अब व्यवसाय एवं तकनीकी के अंतर्गत भी इन्होंने काफी सारे विषय रखे, जैसे कि इन्होंने शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा और कानूनी शिक्षा जैसे विषयों को इसके अंतर्गत रखा था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन किसका हो, कैसा हो, इसके बारे में सिफारिश इस आयोग ने रखी। इसके बाद हम चौथे पार्ट को देखें, जो हमारे रिकमेंडेशन का 4th पार्ट है, लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा का स्तर कैसा हो। इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो छात्र संख्या है वो अधिकतम 3000 होनी चाहिए और अगर उससे संबद्ध महाविद्यालयों की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि जो छात्र संख्या है वो 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं, परीक्षा के स्तर को उठाने के लिए उससे पहले कार्य दिवस की हम बात कर लेते हैं। तो जो कार्य दिवस के बारे में उन्होंने कहा कि 180 कार्य दिवस होने चाहिए, यानी कि 180 दिन की क्लासेस होंगी और उसमें उन्होंने परीक्षा को हटाकर ये दिन की बात की थी, यानी कि 180 दिन तो आपके पढ़ने वाले दिन होंगे, उसके अलावा परीक्षाओं का जो समय रहेगा वो अलग रहेगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पुस्तक नहीं, यानी कि उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे उसके लिए कोई फिक्स्ड बुक नहीं होनी चाहिए कि इस बुक से पढ़कर ही आप एग्जाम्स देंगे। उसके लिए मतलब ये छूट है कि आप मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी पुस्तक से अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं, उसके लिए किसी एक फिक्स बुक का निर्धारण नहीं किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने परीक्षा के स्तर को उठाने के लिए श्रेणियों का 3 विभाजन किए थे, जैसे आज भी होता है, हम 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन में काउंट करते हैं। तो उस समय पर जो प्रथम श्रेणी के लिए अंकों का जो यहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी, सीमा रखी हुई थी, 70% से अधिक पर उन्होंने प्रथम श्रेणी माना, 55 से ऊपर 2nd और 40 से ऊपर उन्होंने 3rd का। और आज का हम देखते हैं, आज का हम सभी को पता ही है, 60% हमारा 1st श्रेणी में काउंट होता है, 45% हमारा 2nd के लिए लिया जाता है और कम से कम 33% आपको 3rd डिवीजन के लिए होना चाहिए। तो पहले का अगर आप देखें तो थोड़ा सा हमारा आज के जो हमारा कैटेगरी है 1st, 2nd और 3rd डिवीजन की, उससे थोड़ा सा अधिक था। तो ये हमारी कुछ आयोग की सिफारिशें थी, इनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे कि जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हम उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, यानी कि जो राधाकृष्णन आयोग है, उनके अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, इनके विषय में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्योंकि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम है, तो हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो नाम इनका सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन है और इनका जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था। तो जो शिक्षक दिवस है वो भी हमें मालूम है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम इस दिवस को मनाते हैं। इसके अलावा इनके जो मृत्यु की डेट है वो 17 अप्रैल 1975 है, चेन्नई में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा माता पिता का नाम, इनके जो पिता का नाम था वो सर्वपल्ली वीरास्वामी और माँ का नाम सीताम्मा था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में। इसके अलावा जो राधाकृष्णन जी थे वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, इसके अलावा दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। पुरस्कारों की बात की जाए तो इन्हें जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा टेम्पल्टन पुरस्कार और ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि कॉमनवेल्थ ऑर्डर ऑफ मेरिट के द्वारा दिया जाता है, तो वो इनको प्राप्त है। भारत रत्न इनको कब मिला था, ये एक प्रश्न बनता है। 1954 में जो देश का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था और इनके साथ साथ सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हैं उनको भी भारत रत्न पुरस्कार इसी वर्ष 1954 में दिया गया था। तो जो दूसरे नाम अगर पूछा जाए कि राधाकृष्णन जी के साथ
किस किस को भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो एक नाम है चक्रवर्ती राजगोपालचारी और जो दूसरा नाम है वो है सीवी रमन। तो इन्हें भी वर्ष 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसके अलावा जो राधा कृष्णन जी हैं वो एक दार्शनिक रहे हैं, एक बड़े हिंदू विचारक भी रहे हैं, उसके अलावा शिक्षा भी दे रहे हैं। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। तो जो आयोग है उससे संबंधित लगभग सारी चीजें जो हैं हम इस सेशन में कवर कर चुके हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी है वो अभी तक के कंटेंट से आपकी कवर हो जाएगी। अब लास्ट में जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है QIP यानी कि क्वेश्चन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं तो इनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये लगभग आपके 9 क्वेश्चंस मैंने यहां पर तैयार किए हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस यहां पर हैं। तो जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? जो पहला आयोग आज हमने डिस्कस किया वो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ही पहला आयोग था। तो जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था तो आपका आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर अगर आंसर में दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग तो आप कहेंगे राधा कृष्णन आयोग। तो इसका जो आपका आंसर है ये आपका है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा परीक्षा में आ सकता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो आपसे ये नहीं पूछेगा राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि वो तो नाम आपका उसी में छिपा है, ठीक है। तो अध्यक्ष का नाम जब पूछा जाएगा तो संभावना है इस तरीके से पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम क्या था? हमने जो सेशन के शुरुआत में डिस्कस किया था, हमने 2 नामों से शुरुआत की थी, राधाकृष्णन आयोग, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो अगर आपसे पूछा जाए राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम क्या है तो आपका उत्तर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आयोग का वहां पर पूछा जाएगा राधाकृष्णन आयोग, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। अगर आपके गठन का जो दिन है पूछा जाए तो ये है 4 नवंबर 1948। तो जो आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को इस आयोग का गठन हुआ था। और रिपोर्ट कब सौंपी गई ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 25 अगस्त 1949 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वैसे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गठन का आपका समय पूछा जाएगा। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई ये पूछा भी जा सकता है, लेकिन अगर हम इन दोनों में देखें तो ये वाली डेट आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा में प्रवेश से पूर्व कितने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान रखा था? यानी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने से पूर्व कितने वर्ष की शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए, ये इसको लेकर आयोग ने कितने वर्ष का प्रावधान रखा था? आयोग ने कहा था कि उच्च शिक्षा में प्रवेश से पूर्व कम से कम 12 वर्षों की शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत आसान सा सवाल है, वो नाम भी हमने यहां पर डिस्कस किए थे। तो जो आयोग के सदस्यों की संख्या थी वो थी 10। तो 10 सदस्यीय आयोग था। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? जो उच्च शिक्षा है वो आपकी संविधान की किस सूची में रखी गई है? तो इसका उत्तर होगा समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन 1976 में उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है,
तो अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो अभी हमने डिस्कस किया उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? 1976 में डाला गया। और अगर आपसे पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत डाला गया, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग कौन सा है? उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग है हमारा राधाकृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जैसा कि उसके नाम से भी क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी के गठन की मांग किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो हमने जो आयोग ने सिफारिशें भारत सरकार के समक्ष रखी थी, उसमें हमने जो एक पक्ष देखा था जिसमें था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो वहां पर बात की गई थी कि जो विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए एक सेपरेट बॉडी की जो है स्थापना की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा था एक यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए जो कि महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करेगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए यूजीसी के गठन की मांग किस आयोग के द्वारा की गई थी, तो इसकी मांग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग के द्वारा की गई थी। तो आई होप आपने आज का जो भी सेशन था उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट डाउन कर लिया होगा, और जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको एक बार देख लीजिए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आपके बन सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।